सुप्रभात। आज हम नमक का दारोगा अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, पाठ के साथ पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? देखिए, इस कहानी का हमें बंशीधर जो है हमें सर्वाधिक प्रभावित करते। क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि वो ईमानदार है, उनमें कर्तव्य परायणता है और वो धर्म की राह पर चलते हैं और जीवन से हार नहीं मानते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीते हैं और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं। अपनी नौकरी जाने के बाद भी उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जिया। जब उन्होंने पंडित अलोपीदीन, दातारगंज के पंडित अलोपीदीन ने उनके सामने 40,000 रिश्वत की पेशकश की तो भी उन्होंने ठुकरा दिया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बंशीधर है, जो ईमानदार है, कर्तव्यपरायणता है, स्वाभिमानी है और रिश्वत भी नहीं लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन का कौन सा पहलू उभर कर आता है? देखिए, एक तो वो लक्ष्मी के उपासक है, लक्ष्मी के उपासक। एक पहला बिंदु क्या क्या आएगा इसमें? जब पंडित अलोपीदीन पकड़े जाते हैं तो उनको लक्ष्मी पर विश्वास था, उनको धन पर विश्वास था कि मैं धन के बल पर किसी को भी खरीद सकता हूं, मैं धन के बल पर किसी को भी खरीद सकता हूं। और लक्ष्मी के उपासक होने के साथ साथ वो एक भ्रष्ट व्यक्ति भी हैं। उनका बाहरी दिखावा और आंतरिक दिखावा दोनों अलग हैं। और दूसरा बिंदु आता है ईमानदारी। ईमानदारी वो धर्मनिष्ठ। कहानी के अंत में वो अपनी ईमानदारी दिखाते हुए बंशीधर के पास जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और बंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। तो दो पहलू उभर कर आते हैं, एक सकारात्मक पहलू भी है और एक नकारात्मक भी है। तीसरा प्रश्न, कहानी के निम्नलिखित पात्र समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं? देखिए, इसमें 3 पात्र आए हैं। तीसरा प्रश्न, एक वृद्ध मुंशी, दूसरा आया है वकील साहब, तीसरा आया है भीड़। ये 3 है, शहर की भीड़। देखिए, वृद्ध मुंशी क्या है? भ्रष्ट व्यक्ति। वे अपने पुत्र को गलत सलाह देते हैं। क्या देते हैं? गलत सलाह देते हैं। और क्या कहते हैं? वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। वेतन क्या है? पूर्णमासी का चांद है। नौकरी में कभी ओहदे पर, पद की ओर ध्यान मत देना। वो ऐसी बातें जो हैं वो करते हैं और धन को महत्व देते हैं वृद्ध मुंशी।
दूसरा है वकील साहब। वकील साहब जो हैं वो कैसे होते हैं? उनका एक ही काम होता है धन को लूटना। व्यक्ति से पैसा कैसे लूटा जाए, उनको न्याय अन्याय से मतलब नहीं होता है। उनको न्याय अन्याय से मतलब नहीं होता है। जब न्यायपालिका में पंडित अलोपी दिन को पेश किया गया था तो वकील साहब, वकीलों की फौज जो है वो अन्याय के पक्ष में खड़ी थी। उनको मालूम था कि वहां से पैसा अधिक आएगा, इसलिए पूरी फौज जो है उनके साथ खड़ी थी और वहां पर एक ईमानदार व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है इन वकीलों द्वारा। शहर की भीड़ क्या करती है? वो तमाशा देखने का काम करती है। वो तमाशा देखने का काम करती हैं। दूसरों पर अंगुली कैसे उठानी है वो काम करती हैं। जब पंडित अलोपी दिन को पकड़ा गया तो जो रेल में बिना टिकट जो यात्रा करते हैं वो भी अंगुली उठा रहे थे। दूध में जो पानी मिलाते हैं वो भी अंगुली उठा रहे थे। अपने आंचल में जाकर तो देखते नहीं कि हम क्या हैं, लेकिन हम दूसरों पर अंगुली अवश्य उठाते हैं। जब पंडित अलोपी दिन को न्यायालय में पेश किया गया तो भीड़ इतनी थी कि छत और दीवारों में कोई भेद नहीं था। ये 3 है। चौथा प्रश्न, है नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बैठा हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। अपनी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से अब उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये पंक्ति किसने कही थी? ये उक्ति किसकी थी? ये उक्ति किसकी थी? चौथे का क। ये बंशीधर के पिता की। बंशीधर के पिता की। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है ख। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूर्णमासी का जो चांद होता है वो पूरा दिखाई देता है, ऐसे ही वेतन जो है महीने में एक बार मिलता है। जिस प्रकार ये चांद धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी ज्यों-ज्यों महीना आगे बढ़ता है वेतन भी अधिक खर्च हो जाता है। इसलिए वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, हम इस पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं। पिताजी को ईमानदारी की बात करनी चाहिए, उनको रिश्वत लेने की बात नहीं करनी चाहिए। एक पिता द्वारा पुत्र को ऐसी गलत सलाह कभी नहीं देनी चाहिए। पांचवा प्रश्न जो हमारा है, पांचवा प्रश्न हमारा पांचवा, नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताइए, उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। एक तो देखिए अन्य शीर्षक क्या होगा? ईमानदारी का फल, जो कहानी के अंत में आया है। जो कहानी के अंत में आया है, जब अलोपी दिन अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बंशीधर को ईमानदारी का फल देते हैं। दूसरा शीर्षक हो सकता है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था, हमारे देश की न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार है ये इसमें बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। ये किस प्रकार फैसले जो है अपने फेवर में किए जाते हैं। जैसे पंडित अलोपी दिन वो न्यायपालिका खरीद लेता है क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और न्याय उसके पक्ष में चला जाता है।
तीसरा अन्य शीर्षक हो सकता है सत्य की जीत, कोई भी हो सकता है। छठा प्रश्न, छठा है, कहानी के अंत में अलोपीदीन ने बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक तो देखिए, उसकी कर्तव्य निष्ठा से वो प्रभावित थे, कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित थे कि उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। दूसरा कारण हो सकता है आत्मग्लानि, कि यार मेरे से गलती हो गई है, मैंने ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से हटवा दिया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? अगर इसकी जगह मैं होता या आप होते तो हम कहानी का अंत इस प्रकार करते कि ज्यों ही अलोपीदीन घर पे आता, ज्यों ही अलोपीदीन घर पे आता, हम उसको कहते अपनी गलती स्वीकार कर। जब वो गलती स्वीकार करता तो उसको सजा होती और बंशीधर को वापस क्या मिलती? नौकरी मिलती। और जब वो उसकी 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाती, रिटायरमेंट हो जाता, इसके बाद वो पद स्वीकार करता। तो हम होते तो हम कहानी का अंत इस प्रकार करते। अगला प्रश्न, ये तो हो गए सारे पाठ के साथ, अब है पाठ के आसपास। पाठ के साथ अब है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास वाले जो प्रश्न हैं वो, उसका पहला प्रश्न, पाठ के आसपास में पहला प्रश्न, दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? देखिए, मेरे हिसाब से तो उचित नहीं था। उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते, लेकिन पद को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अलोपीदीन ने सारी कमाई जो है, उसकी कमाई काली कमाई है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। और इस काली कमाई की देखभाल के लिए अगर ऐसा पद मिलता है तो इसे हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ के आसपास दूसरा, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं? क्यों? आईएएस, आईपीएस, देखिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, तहसीलदार, एसडीएम, ये पद पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें ऊपरी आय अधिक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आत्मसम्मान, आदर, पद की गरिमा आदि सारी बातें आ सकती है। तीसरा प्रश्न, पाठ के आसपास में अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपको तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। देखिए, पहले मैं इस पाठ के बारे में समझा देता हूँ। जब बंशीधर रात्रि को ड्यूटी कर रहे थे, नदी पर गाड़ियों की आवाज है। जो ही उन्होंने सुनी
तो क्या है, आपके तर्कों को, आपकी भ्रम को, तो उनको तर्क लगा, उनको भ्रम हुआ, क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जो ही वो वहाँ पहुँचे तो उनका भ्रम जो है स्पष्ट हो गया कि बात सत्य हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमारे साथ भी होती हैं, जिसको हम देखते हैं और हमारा संदेह जो है वो सही निकलता है। यह है तीसरा प्रश्न। चौथा, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी द्वारा ये बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई है, अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। चौथे का क्या है, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। मेरा एक मित्र है, वो अनपढ़ है, मैं शिक्षित पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास, मेरे पास डिग्री है। मेरा मित्र अनपढ़ था, वो मुंबई चला गया, उसने 5 साल नौकरी की, फिर खुद का व्यवसाय लगाया, आज वो करोड़पति है। मैंने बीए की, बीए करने के बाद मैं बेरोजगार हो गया, मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। तब मुझे महसूस हुआ कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है और अनपढ़ लोग जो हैं वो भी करोड़पति बन जाते हैं। क। दूसरी बात ख, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। मैंने बीए करने के बाद मैंने एमए किया और एमए करने के बाद मैंने नेट किया, नेट करने के बाद मैं प्रोफेसर बना, प्रोफेसर के बाद मैं प्राचार्य बना और प्राचार्य बनने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं प्रवेश के लिए आने लगे। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरा पढ़ना लिखना सार्थक है और मैंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया। तब मुझे महसूस हुआ कि पढ़ना लिखना मेरा सार्थक है। ग। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शिक्षा के अर्थ में हुआ है पढ़ना लिखना। अब इसमें कह रहा है कि साक्षरता व शिक्षा, साक्षरता अलग है व शिक्षा अलग है। साक्षरता में क्या होता है? अक्षर ज्ञान होता है और शिक्षा में विषय का मर्म हमें समझ में आता है। विषय का जो मर्म है वो हम समझ सकते हैं। ये है। 5वां प्रश्न, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? उस समय देखिए, जब वृद्ध मुंशी ने वंशीधर से कहा कि बेटा रिश्वत लेना, घर में लड़कियां घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं, ये उस समय लड़कियों के प्रति उनका उपेक्षित भाव। उस समय का समाज लड़कियों को उपेक्षा की नजर से देखता है। लड़कियों को घर का बोझ समझा जाता था और उनकी उचित देखभाल नहीं होती थी। उनको पराया धन समझा जाता था कि ये तो पराया धन है, शादी के बाद चली जाएगी। विवाह की चिंता रहती थी, विवाह की चिंता कि देश कहाँ से लाना, कैसे देना, और लड़कियों से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं था। लड़कियों से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं था। इस कारण से लड़कियों के प्रति ऐसी धारणा उस समय थी। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, पाठ के आसपास में ही
छठा प्रश्न है, इसीलिए नहीं कि ओलूपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, कि वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास ओलूपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। देखिए, समाज में सारे व्यक्ति बंशीधर जैसे ईमानदार नहीं होते हैं, यानी कि बंशीधर जैसे ईमानदार समाज में सभी नहीं होते, बंशीधर जैसे नहीं होते। और ओलूपीदीन जैसे व्यक्ति को उसके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए, उसको न्याय के माध्यम से सजा का प्रावधान हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सही राह पर भी लाने की कोशिश होनी चाहिए। फिर है, पाठ के आसपास पूरे हो गए, अब है समझाइए तो जरा। समझाइए तो जरा, इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यानी कि कभी भी पद को महत्व मत देना, पद को महत्व नहीं देना है, बल्कि रिश्वत लेते रहना, रिश्वत लेते रहना। दूसरा है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ये किसके बारे में? बंशीधर एक ईमानदार कर्तव्यपरायण था। बंशीधर ईमानदार कर्तव्यपरायण थे। जब उनके पिता ने उनको बहुत सारी गलत सलाह दी कि बेटा पद की ओर ध्यान मत देना, लेकिन बंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र बनाया, बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाया और आत्मालंब को अपना सहारा बनाया और रोजगार की तलाश में चले गए। उन्होंने पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मंजिल प्राप्त की। तीसरा, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वही पुल वाली घटना, जब बंशीधर ड्यूटी पे थे, अचानक गाड़ियों की आवाज आई, वहां गए, देखा कि वो उसमें नमक भरे हुए हैं। उनका जो है तर्क, उनका जो है भ्रम जो है वो पुष्ट हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। चौथा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसे चाहती हैं वैसे न चाहती है। यानी कि न्यायपालिका में क्या है? भ्रष्टाचार। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। देखिए, न्याय और नीति सब धन के खिलौने हैं, सब पैसों के बल पर खरीदे जा सकते हैं। वकीलों द्वारा धन लूटा जाता है, वकीलों द्वारा धन लूटा जाता है। उनको न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता है कि न्याय अन्याय क्या है। चाहे अपराधी हो जिससे पैसा अधिक मिलता है, उनके वकील बन जाते हैं और ओलूपीदीन धन के बल पर उन सबको अपने बस में कर देता है और उनको खरीद लेता है। अगला प्रश्न, समझाइए तो जरा में से ही पांचवा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। देखिए, जब ओलूपीदीन को पकड़ा गया, वो पकड़े गए, तो दुनिया के लोग सब कुछ जानते थे, लेकिन उनकी जीभ बोलती नहीं थी। क्यों नहीं बोलती थी? क्योंकि वो उनसे डरते थे। जब ये जेल में चला गया तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी बातें करने लगे, रेल में बिना टिकट के यात्रा करने वाले वो भी बातें करने लगे, और
ये नहीं, दूध में पानी मिलाने वाला व्यक्ति भी बातें करने लग गया, लेकिन इंसान अपने आचरण में जाकर नहीं देखता, लोगों पर टीका टिप्पणी करता है। छठा प्रश्न, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकरक गया। देखिए, जब मुंशी जी के बेटे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तब उनके पिता ने कहा था कि सब पढ़ना लिखना अकारक चला गया, फालतू चला गया, क्योंकि वो बेटे की सत्य निष्ठा से नाराज थे, बेटे की सत्य निष्ठा से नाराज थे कि बेटे ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, उसने गलती की है, ये आपको इसमें बताना है। फिर 7वां, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। जब अलोपी दिन नदी किनारे पकड़े गए तो उन्होंने 40,000 की भी रिश्वत दी, लेकिन बंशीधर धर्म की राह पर थे। धन ने उस धर्म को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो खरीद नहीं पाए और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। 8वां, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। 8वां, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। जब अलोपी दिन को न्यायालय में पेश किया गया, वकीलों की फौज खड़ी थी और न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में बहस हो रही थी। गवाह जो है धन के बल पर डावाडोल हो रहे थे। बंशीधर को न्याय अपने हाथ से खींचता हुआ दिखाई दे रहा था और उस धर्म और धन के युद्ध में न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष फैसला नहीं दिया जाता है और अलोपी दिन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये न्यायपालिका की भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खोलती है। अगला है, भाषा की बात है, ये नहीं करना है। एक प्रश्न आपको करना है कि नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य बताइए। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है और आपको नोटबुक में भी करना है। यानी कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है? धन के ऊपर धर्म की जीत। नंबर 1, धन के ऊपर धर्म की जीत। असत्य पर सत्य की जीत। असत्य पर सत्य की जीत प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती है ये कहानी कि कितना भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। मनुष्य को जीवन में हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। और ये कहानी नारी के प्रति सम्मान की भावना भी उजागर करती है, क्योंकि एक पिता द्वारा लड़कियों के प्रति ये बात रखी जाती है कि नारी घास फूस की तरह बड़ी हो रही है। ये कहानी जो है ईमानदारी का भी परिचय देती है। ये कहानी जो है स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये कहानी जो है रिश्वत न लेना और ये कहानी अन्याय पर न्याय की विजय अंत में दिखाई गई है। और इस कहानी में शिक्षा के महत्व को भी उजागर किया गया है। इस तरह से ये कहानी जो है, इस कहानी में क्या क्या उद्देश्य हैं जो हमारे सामने आए हैं वो हमें
लिखनी है। एक ईमानदार व्यक्ति की वास्तविक तस्वीर जो है वो हमारे सामने रखती है। ये कहानी जो है कर्म निष्ठा पर भी बल देती है। ये कहानी जो है कर्म निष्ठा पर भी बल देती है कि मनुष्य को हमेशा अपनी कर्तव्य परायणता ईमानदारी से निभानी चाहिए। इस तरह से इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में आरोह से संबंधित अगला अध्याय समझेंगे। धन्यवाद।